आज के सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में तो हर कोई परिचित है, बहुत ही अच्छी तरीके से। परंतु क्या लोग परिचित हैं कि आज से 5000 साल पहले सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थीं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आज से 5000 साल पहले की, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का वक्त था, पीरियड था, जब एविडेंसेस के आधार पे, सबूतों के आधार पे यह अनुमान लगाया गया है कि उस समय भी कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाएं थीं। मैं श्रेष्ठ पाठक आपका नेक्स्ट रैंक अप में स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ चुके हैं वो इस स्लाइड में दिया गया है। हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर नामकरण पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन पढ़ चुके हैं, वहीं पे हम टाइम पीरियड भी पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ टाउन प्लानिंग। अब हमें पढ़ना है पॉलिटिकल सिस्टम से। यहाँ पे आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सारे दिए गए हैं। टाइम पीरियड में हमने एक चीज़ देखी थी कि हर व्यक्ति ने अलग अलग टाइम दिया है। तो वहीं एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि हमारे फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, और साथ ही साथ जॉन मार्शल, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों के अलग अलग मत हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके। अलेक्जेंडर कनिंघम का मत है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो आज से 1000 साल पहले की बात है। वहीं जॉन मार्शल का कहना है कि नहीं, यह सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले की है। और जॉन मार्शल ने कहा है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं और जो भी हमारे आज के टाइम पे आर्टिस्ट हैं वह अलग हैं, और जो खोजें हड़प्पन सिविलाइजेशन में की गई हैं, जो स्क्रिप्ट बनाने के तरीके, वो अलग हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1000 साल पहले की सभ्यता हो, क्योंकि आज से 1000 साल पहले की जो लिपि हैं वो भी पढ़ी जा चुकी हैं। आज वहाँ के आर्ट एंड कल्चर को भी लोग, जो आर्टिस्ट हैं आज के टाइम पे, वो समझ सकते हैं। परंतु आज से 5000 साल पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ की ना तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ पाया है, और ना वहाँ की बहुत सी राज हैं जो कि अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। लोगों को सिर्फ अनुमान है, इतिहासकारों के, स्कॉलर्स के सिर्फ अनुमान है। साथ ही साथ जॉन मार्शल का यह भी कहना है कि ठीक है, कुछ जगह हैं जो अलग अलग पीरियड से मिलती हैं, जैसे कुषाण पीरियड से, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जैसे कि मोहनजोदारो वाला एक क्षेत्र है जहाँ पे हमें बुद्ध स्तूपों वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं। तो उसमें जॉन मार्शल ने कहा है कि बुद्ध स्तूप के नीचे हमें मोहनजोदारो के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में होता क्या था, जब भी किसी भी कारण से घर वगैरह उनके टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो करते क्या हैं, जो पुराना घर था जहाँ पे वो मिट्टी का ढेर बन चुका है, उससे मिट्टी, साथ ही साथ ब्रिक्स, इन दोनों के ईंटों के प्रयोग से वह नए घर के निर्माण के लिए चबूतरा बनाते हैं, और उसी जगह पे, उसी के ऊपर वो अपना नया घर बनाते हैं। इसलिए जॉन मार्शल ने यह भी कहा है कि कुषाण पीरियड के, कुषाण डायनेस्टी जब हमारी चल रही थी, उस वक्त जो बुद्धिस्ट स्तूप ने बनवाया था मोहनजोदारो में बुद्धों के साक्ष्य मिलते हैं, उसके नीचे मोहनजोदारो के साक्ष्य मिलने का यही कारण है क्योंकि आप जितना ज़मीन में डीप जाएंगे उतनी ही आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी। और जॉन मार्शल ने यह इसलिए कहा है क्योंकि आपने अभी देखा कि एक घर टूटा, वहीं पे उसी चीज़ों के निर्माण से, उन्हीं सामान के निर्माण से चबूतरा वगैरह बनाया, और उसके ऊपर एक नया घर, उसी के टॉप पे एक नया घर बनाया, तो पुरानी चीज़ नीचे दब गई। अब मान लीजिए आगे वक्त में वह घर भी टूट गया, तो उसके ऊपर भी नया घर बन जाएगा। तो ये चीज़ें एक नया, वक्त के आगे बढ़ते हुए नया निर्माण कार्य उसी जगह पे, उसके ऊपर चलते जाता है। एक चीज़ खत्म हुई, उसी के ऊपर दूसरी चीज़ हुई। इसी प्रकार से जॉन मार्शल का मानना है कि जो कुषाण वंश के हमें साक्ष्य मिलते हैं, बुद्धों के साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पे, बुद्धिज़्म के, तो उसके नीचे मोहनजोदारो के साक्ष्य इसलिए मिले हैं क्योंकि उसके ऊपर इन चीज़ों का निर्माण कराया गया है। इसलिए इन्होंने कहा है कि यह लगभग 5000 साल पहले की बात है। मुझे लगता है कि मैं आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने वापस से पहुँचते हैं। पिछली क्लास में हमने
एक टेस्ट लिया था 20 क्वेश्चन का, और उससे पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था, जब हमने ये ग्रेड बात के बारे में पढ़ा था, ठीक है, साथ ही साथ उसका आर्किटेक्चरल फीचर्स पढ़े थे, उसके वास्तुकला की विशेषताएं, इसमें आप देख रहे हैं सामने कि 11.88 मीटर लॉन्ग है, 7.01 मीटर हाइट है, साथ ही 2.43 मीटर इसकी डेप्थ है। ये चीज़ें याद रखिएगा, फैक्ट पॉइंट हैं वो। वैसे तो देखिए अभी तक जो मैंने पेपर एनालिसिस किया है, यूपीएससी एमपीपीएससी भी हो और नेट भी हो, तो उसमें ये डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन अभी ये आंकड़े वाले कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए। लेकिन जब आप मेंस लिखने के लिए बैठते हैं, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी, वहाँ पे यदि आप ग्रेड बात के लिए कोई क्वेश्चन आता है कि आपको उसका आर्किटेक्चर फीचर लिखना है, कुछ भी आ जाए उसके बारे में जिसमें आप ये पॉइंट डाल सको, तो एक सामने जो टीचर चेक कर रहा होगा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को कुछ आता है, बच्चे ने रटा रटाया चीज़ें नहीं लिखी हैं। साथ ही साथ ये विटामिन वगैरह का यूज़ होता है, ये हर चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हमारा जो ग्रेड बात है वो रोमन से भी पहले का है, रोमन का बात ही रहा, ये 70 AD का है। वहीं हम देखें मोहनजोदारो का तो ये 2500 BC का है। तो जो हमारी सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। ये आपका एक देखिए, हर जगह मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दे के रखा है, जिससे होता क्या है कि किसी चीज़ को आप 3-4 बार पढ़ चुके, नो डाउट 3-4 बार आप बुक भी हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा वरना आपको कन्फ्यूज़न होगी। लेकिन जब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो तो उन चीज़ों को की एक पूरे शॉर्ट नोट्स बना के तैयार कर लो, जिससे आप जो चीज़ आपने 3-4 महीने में करी हो उसको 15-20 दिन में आप ख़त्म कर सको। इससे फ़ायदा आपको पेपर के दौरान रिवीजन करने में मिलता है। अब हम डायरेक्ट अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में देखिए अलग अलग मत हैं स्कॉलर्स के। सीधी सीधी बात है कि 10 प्रकार के लोग, 10 प्रकार की बातें। वहीं जो स्कॉलर्स थे, इतिहासकार थे, उन लोगों के भी अलग अलग मत थे, क्योंकि 10 इतिहासकार, 10 स्कॉलर, 10 विद्वान, 10 अलग अलग बातें। पहले हमारे थे A.L. वाशम, या फिर हम कहें तो क्रमिश। अब A.L. वाशम और क्रमिश ने क्या कहा कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो प्रीस्ट क्लास के द्वारा रूल की जाती थी। अब ऐसा क्यों? इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएंगे कि जब भी मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ पे खुदाई की हैं, वहाँ पे हमें डिवाइन सिंबल्स मिले हैं। डिवाइन सिंबल्स से, और डिवाइन सिंबल से सीधा सीधा अर्थ आते हैं ऐसे कुछ सिंबल जो कि हमें भगवान से जोड़ते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रकृति पूजा होती थी और हमारे सील्स वगैरह पे पेड़ पौधे, सूर्य, साथ ही साथ मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स मिले हैं। और यहाँ पे इसलिए इन्हीं चीज़ों की वजह से माना गया है कि ये देवी देवताओं की पूजा करते थे, दोनों की। अब देखो यहाँ पे देखो रिलीजियस सिंबल मैंने आपको बताया कि सील्स वगैरह में मिले हैं आपको। और हाँ, पशुपति शिव की एक सील मिलती है, इसमें पशुपति शिव बने हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि यहाँ पे पैलेसेस नहीं मिले आपको, कहीं पे भी राजमहल वगैरह नहीं मिले, इससे यह भी अंदाज़ा लगाएगा कि यहाँ पे राजाओं का शासन नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पे इसलिए भी यह कहा गया कि ये प्रीस्ट्री क्लास के द्वारा रूल किया गया, ठीक है। A.L. वाशम और क्रमरिश, धार्मिक शासन, पुरोहित का शासन। तर्क, धार्मिक मोहरें मिली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिवाइन सिंबल्स मिली, सील्स वगैरह रही थे। सील्स में आपको सूर्य भगवान के चित्र मिले और अलग अलग प्रकृति से संबंधित चीज़ें मिली, प्रकृति की यहाँ पूजा की जाती थी। ऐसा देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली। महलों का अभाव था, यह दर्शाता है कि वहाँ राजा को कोई राजा रूल नहीं करता था। वहीं आते हैं हमारे मॉर्टिमन व्हीलर। मॉर्टिमन व्हीलर का मानना था कि सेंट्रलाइज ऑटोक्रेटिक रूल था। अब ऐसा क्यों? अब देखिए सेंट्रलाइज ऑटोक्रेटिक रूल, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रीकृत निरंकुश शासन। एक्चुअली मैं भी इंग्लिश मीडियम का हूँ तो मुझे हिंदी तो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो केंद्रीय ऐसा नहीं है, आती नहीं है, आती है, लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी सी। तो मैं एक बार देखना पसंद करता हूँ कि गलत नहीं होनी चाहिए चीज़। तो सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक रूल, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत निरंकुश शासन। अब ऐसा क्यों कहा? सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंटर पर अथॉरिटी थी जो सब पे रूल करती थी। जैसे आज के टाइम पे ना सेंटर पे मोदी सरकार, अब वो जो कहेगी वो होना है, वैसा यहाँ पे स्टेट का रोल नहीं था।
सेंटर पे एक ताकत वो सबको इशारों पे नचाएगी। तो यहाँ पे इनने रीज़न क्या दिया, विशाल अन्न भंडार और दुर्ग जैसे निर्माण कार्यों से एक ताकतवर केंद्रीय सत्ता का संकेत मिलता है। मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में टाउन प्लानिंग, जब आपको मैं बता रहा था कि ये अपन को पढ़ना है, जब मैंने आपको बताया था कि टाउन दो भागों में बटा होता है, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट अपर पार्ट होता है, ईस्ट लोअर पार्ट होता है। वेस्ट में हम देखें तो बड़ी बड़ी इमारतें, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस नहीं, मॉन्यूमेंट्स, इमारतें दूसरी। साथ ही साथ सिटडाल वाला ये पार्ट होता है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी रहती थी, जो रूल करती थी। और रूल कौन करेगा, सत्ता जिसके हाथ में, तो सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे रहती थी। साथ ही साथ मैसिव ग्रीनरी हमें मिली है। अब होता क्या है, मान लीजिए एक सोसाइटी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा है, सोसाइटी है एक वैसी, लेकिन वो नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं करता था। तो एक वहाँ पे समानता का भाव देखा है, टीवी में देखा है, रियलिटी में नहीं, ठीक है। तो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में लगभग 100 लोग रहते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे कोई भी भीड़े नहीं है, आत्माराम तुकाराम भीड़े नाम का कोई शख्स नहीं है। अब वहाँ पे एक रूल है कि जो भी अन्न भंडारण करना है, एक रूम है, रूम बना है, स्टोर रूम है, वहाँ पे वो चीज़ें सारी रखनी है। तो लोग करेंगे क्या, मना करेंगे। 2-4 लोग कहेंगे करना है, चलो ठीक है ये बचा के रखते हैं, सर्दियों में काम आएगा। मान लीजिए ज़रूरत है, वो कहते हैं कि हम इकट्ठा करते हैं ये खाना और रख देते हैं बचा के आगे के वक्त के लिए, ठीक है। 4 लोग माने, 4 लोग अपना फ़ायदा देखेंगे, नहीं नहीं हम क्यों दें। लेकिन वहीं पे जब सोसाइटी का ये रूल हो जाएगा, वहाँ पे एक आत्माराम तुकाराम भीड़े होगा जो कहेगा कि नहीं भैया ऐसा ही होना है, मैं यहाँ का एक में सेक्रेटरी हूँ, तो काम व्यक्ति को करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे है कि मोर्टेमन विलन ने कहा है, यहाँ पे मैसिव ग्रीनरी है, जहाँ पे मैसिव ग्रीनरी में हर व्यक्ति शहर का, उनकी साइड जो स्थल मिले वहाँ का हर व्यक्ति अपना सरप्लस एग्रीकल्चर लाके यहाँ पे जमा करता था। अब सब व्यक्ति जमा करते हैं, मतलब कि उन सब के ऊपर कोई एक व्यक्ति है जो कि जिनकी इन्हें बात माननी हुई कि 100 व्यक्ति की 100 बातें। अब जैसे मैंने कहा 10 विद्वान 10 लोग 10 प्रकार की बातें, वैसे ही यहाँ पे 100 व्यक्ति 100 अलग अलग चीज़ें हैं उनकी, कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे नहीं करना। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने ग्रीनरीज में अपना सामान रखा, तो यहाँ से ऐसा माना गया कि यहाँ पे क्या था, केंद्रीकृत निरंकुश सत्ता, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक रूल। इसको थोड़ा आप बार बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। स्टुअर्ट पिगेट का कहना है कि जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है वो क्या है, ट्विन कैपिटल हैं। अब ट्विन का मतलब होता है जुड़वा कौन होते हैं, जुड़वा मूवी में आपने देखा होगा, वरुण धवन 2, दोनों की शक्ल एक, ठीक है। नेचर अलग है नो डाउट, रोल में उसके नेचर अलग हैं, ठीक है, लेकिन शक्लें तो एक हैं। अब शक्ल मतलब कि उनका स्ट्रक्चर, वैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या हैं, ट्विन हैं। ट्विन क्यों हैं, उनकी जो सिटी निर्माण का तरीका है, उनकी प्लानिंग है, वो एक समान है। वहाँ पे लगभग हर चीज़ आपको एक समान देखने को मिलती है। अब देखिए रीज़न, यूनिफॉर्मिटी इन प्लानिंग ऑफ बोथ सिटीज़ इंडिकेट सेंट्रल प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब यहाँ से देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ से भी सेंट्रल प्लानिंग आपको देखने मिल रही है कि यहाँ पे सेंटर में कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग है, दोनों की एक समान प्लानिंग है, ठीक है। जुड़वा राजधानी मोहनजोदारो और हड़प्पा, दोनों नगरों की योजना में समानता से यह स्पष्ट होता है कि कोई केंद्रीकृत योजना व्यवस्था है, मतलब कि दोनों के बीच में एक राजा है, मतलब राजा नहीं तो कोई हेड होगा, लेकिन है क्या, केंद्रीकृत सेंट्रल रूल है यहाँ पे, ठीक है। जी एच पौशल क्या कहते हैं, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, नगर परिषद। अब ऐसा क्यों कहा है इनने, रीज़न भी हम पढ़ते हैं। लैक ऑफ सेंट्रल रॉयल अथॉरिटी सजेस्ट गवर्नेंस बाय लोकल बॉडीज।
यहाँ पे देखिए पहली बात तो हमें कुछ साक्ष्य नहीं मिलेगी, यहाँ पे सेंट्रल रूल है। अलग अलग व्यक्ति ने कुछ अंदाजे लगाए हैं कि चलो भाई स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक समान बनाए गए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे सेंट्रल रूल। वहाँ पे भैया ये पीछे आपने इनको देखा था मॉर्टिमन व्हीलर ने क्या कहा था, सेंट्रल ऑटोक्रेटिक रूल है। सेंट्रल ऑटोक्रेटिक रूल क्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज ग्रीनरी वगैरह पाई गई हैं, ठीक है। वैसे GH बॉशल ने कहा कि यहाँ पे कोई उन्होंने अनुमान लगाया, तो इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है कोई, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि म्यूनसिपलिटी होती हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर बोर्ड, ग्राम पंचायत, ऐसी कोई चीज़ हो, तो इन्होंने यह अंदाज़ा लगाया, ठीक है। अर्नेस्ट मैके, आज के टाइम पे क्या होता है, हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि ऊपर रूल करता है। ऐसा होता है, हम वोट देंगे, अपना एक व्यक्ति चुन लेंगे कि हाँ भैया तुम हमारी बातें ऊपर पहुंचाओगे, होता यही है। पहुंचाता नहीं है उतनी अच्छी तरीके से, अपना फ़ायदा देखता है, हर व्यक्ति की बात नहीं पहुंच पाती, जबकि वो भी अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। लेकिन ठीक है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे इनने कहा है कि देखिए, यूनिफॉर्मिटी इन सिविक फैसिलिटीज़ हिंट्स टूवर्ड्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। नगर नियोजन, नगरों की जो व्यवस्थाएं थी उनमें समानता थी, अब पूरे में समानता है, मतलब कि हर व्यक्ति की बात सुनी गई है, हर व्यक्ति का एक डिसीजन था कि ये अपन करेंगे अपनी साइड, अपनी जगह पे। घर में चार लोग हैं, 4 लोग, एक को खाना है समोसा, एक को खाना है आलू बंडा, 2 को खानी है दाल, ठीक है। अब चारों लोगों में हुई बात, इनने कहा आलू बंडा की जगह क्या चल जाएगा, कुछ देखते हैं। समोसे वाले ने कहा चलो एक काम करते हैं, भजिया। अब आलू बंडे वाले ने कहा चलो ठीक 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 भजिया। अब भैया जेदू हैं इन दोनों, ये दाल वाले प्राणी थे। अब इन्होंने कहा भजिया बना रहे हो, चलो हम भी खा लेंगे, कली मिर्च डाल देना। यूनिफॉर्मिटी हो गई 3 में। अब ये चौथे ने कहा भैया 90% व्यक्ति मान गया, हम भी मान जाओ। चारों ने मिलके अपने प्लान कैंसिल करके कि यूनिफॉर्मिटी में आ गए। ये आलू बंडा पे आए थे, ये हमारे समोसे पे आए थे, ये दोनों दाल थे, चारों भजिए पे आ गए। वैसे यहाँ पे हैं इनने साथ में डिसीजन लिया चारों ने, यहाँ पे भी ये सारे लोग साथ में डिसीजन लेते हैं, इसलिए हमें एक समान चीज़ें देखने को मिली हैं साइड्स में। ये कहना किसका है, अर्नेस्ट मैके का। तो यहाँ पे क्या था, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, 100 लोगों ने एक व्यक्ति को चुना, उसके हिसाब से फिर वो काम करवाएंगे अपना, ठीक है। मिस्टर हंटर, इम्पॉसिबल। डेमोक्रेटिक सिस्टम, इनका कहना था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। अब यहाँ पे रीज़न क्या बताया इनने, एक समान घर मिले, हमें इक्वल साइज्ड के घर मिले, सिटीज़ में यूनिफॉर्मिटी है, लोगों में समानता है, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट है। सीधी बात है, कोई सेंट्रल रूल का हमें साक्ष्य नहीं मिला, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो गई। सोशल इक्वलिटी, लोगों में समानता थी। अनटचेबिलिटी है, अब सोशल इक्वलिटी से क्या मतलब, ना कोई अनटचेबिलिटी, बर्न सिस्टम कोई नहीं, आपको जो कार्य करना है करो, छूत कुछ नहीं। आज के टाइम की जितनी भी बुराइयां हम चलती आ रही हैं, आज के टाइम पे भी बहुत सी बुराइयां हैं, छूत वाली, अनटचेबिलिटी जैसी बहुत ही बुराइयां, वहाँ पे कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि पर्दा प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा भी नहीं थी। तो यहाँ पे समानता थी, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, महिला हो पुरुष हो, हर व्यक्ति में समानता है। इक्वल साइज के घर, एक से घर बनाए गए। तो इन्होंने कहा यहाँ पे लोकतंत्र, लोगों का शासन है यहाँ पे, ठीक है, लोकतंत्र। अब आगे आए अपन RS शर्मा। भैया RS शर्मा क्या कहते हैं, इनका कहना था कि मर्चेंट क्लास के द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता है। अब इन्होंने मर्चेंट क्लास क्यों कहा, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड टर्म है ये मर्चेंट क्लास। इन्होंने कहा भैया तब तो व्यापार कर रहे, तब व्यापार कर रहे हो, उसी से तो पैसा आ रहा है। तुम्हारे पास खेती है, तुम्हारे पास
इतना व्यापार हो रहा, तुम मेसोपोटामिया घूम रहे, तुम भैया इजिप्ट घूम रहे, तुम अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग अलग सभ्यताओं में मतलब दूसरी जगहों पे जा रहे, देश विदेश में व्यापार कर रहे। आज के टाइम पे भी हम देखें तो पॉलिटिकल पावर के ऊपर है, कॉर्पोरेट पावर जो पैसा कमा रहा है, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां चल रही हैं, वैसे ही यहाँ पे हैं कॉमर्शियल क्लास, मर्चेंट क्लास, ये उस वक्त के कॉरपोरेट हैं। ये नहीं होंगे तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, आपको कुछ विकास जब तक हाथ में नहीं होगा तो भारी होगा शनि। वैसे ही यहाँ पे है, यानी कि इकोनॉमी सिस्टम पूरी बेस्ड थी इस पे, कॉमर्शियल गवर्नेंस पे, ट्रेड, सरप्लस एग्रीकल्चर, आपके पास से कितनी प्रकार की प्रीशियस स्टोन, हाथी के दांत, क्या क्या तो नहीं जा रहा था भारत से अलग अलग जगहों पे जा रहा था, साथ ही साथ बाहर से भी चीज़ें आ रही थी। अभी इतना बढ़िया व्यापार चल रहा है, तो घर के 4 लोगों में सबसे ज़्यादा इनकम वाले की सुनी जाएगी। वैसे यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इनकम कमा के दे रहा है, आपको चीज़ें व्यवस्थाएं बना के दे रहा है, तो सुनेंगे? नहीं सुनोगे इनकी, तो भैया व्यवस्था नहीं मिलेंगी आपको। तो आर एस शर्मा ने जो कहा सबसे ज़्यादा इसको माना गया, स्वीकार किया गया। जनरल आर्कोलॉजिकल व्यू, अब जनरली इसका व्यू क्या था, यहाँ पे कोई भी राजा के साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी आर्मी के साक्ष्य नहीं मिले, तो सेंट्रल रूल होने का कोई मतलब नहीं, ना कोई महल था, युद्ध के ज़्यादा साक्ष्य ऐसा कुछ मिले नहीं है, वेपन्स वॉर के, साथ ही साथ देखिए लार्ज स्टैच्यू ऑफ रूलर्स फाउंड, फोकस वॉज ऑन सिल्क। यहाँ पे सिल्क प्लानिंग, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, टाउन प्लानिंग में सजावट से ज़्यादा उसकी उपयोग उन लोक कल्याण पे ज़्यादा फोकस करें, लोगों के कल्याण पे ज़्यादा फोकस करें। ये नहीं कि जैसे कि हमारे मेसोपोटामिया जिग्यूट पे खर्च की जाते हैं पैसे, जैसे आज यहाँ पे टेम्पल होते हैं वैसे मेसोपोटामिया जिग्यूट होते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें उस पर जिग्यूट पे खर्च होती थी उस वक्त भी, लेकिन यहाँ पे नहीं होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते थे कि लोगों का कल्याण कैसे हो, वहाँ पर सजावट। तो यहाँ पे सीधी क्या बात है, यहाँ पे ब्यूटी से ज़्यादा यूटिलिटी पे, उसकी उपयोगिता पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अर्नेस्ट में कि ये तो अपन ने पढ़ लिया। कॉन्क्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष यहाँ पे अब देखिए, हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम माइट हैव बीन अ मिक्स ऑफ थियोक्रेटिक, कॉमर्शियल एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस मॉडल। मतलब कि इन्हें सीधी सीधा कहा है कि जब इतनी अलग अलग चीज़ें हैं तो इन सबका मिक्स होगा, और इन सब के मिक्स को क्या माना गया, हड़प्पन का पॉलिटिकल सिस्टम, कि यहाँ पे थियोक्रेटिक रूल्स भी है, राजनीति भी है, यहाँ पे व्यापार भी है, धार्मिक चीज़ों को भी यहाँ पे देखा गया है, साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी यहाँ पे मानी गई है कि हाँ होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप एक लाइन देख रहे हो जो मैंने आपको अभी शुरू से मैं कहते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी देखा नहीं गया, सिर्फ एविडेंस के आधार पर, सबूतों के आधार पे बताया गया कि ऐसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ड्यू टू अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट ऑल थ्योरीज रिमेन स्पेक्यूलेटिव एंड बट आर बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल रीजनिंग। क्योंकि लिपि अपठनीय है, इसलिए ये सभी सिद्धांत अनुमान पर आधारित हैं, लेकिन इनके पीछे ठोस पुरातात्विक तर्क मौजूद है। मतलब कि उस वक्त की जो स्क्रिप्ट है, मैंने आपको बताया है कि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो एक कल्पना की गई है, काय के आधार पे अनुमान लगाया है, काय के आधार पे जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। समाज, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का समाज आज के टाइम पे क्या है, समाज में क्या डिफरेंस है आज के टाइम और जब के टाइम पे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें ना, हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि समय के साथ साथ क्या बदलाव आ रहा है उसको ज़रूर पढ़ें। अब बदलाव का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप मौसम में बदलाव पढ़ें, कि पहले हिमयुग था, फिर गर्मी आ गई, फिर ठंडक आ गई, फिर गर्मी आ गई, ये चीज़ें नहीं, ये बदलाव नहीं। समाज में क्या बदलाव हुआ, महिलाओं की पहले स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंज आया, कब राजा था कब नहीं था, कब से स्टार्ट हुआ, कब धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा, कब रिलीजियस डोमिनेंस हुआ, कब मंदिरों का बनना चालू हुआ, कब भगवान की पूजा स्टार्ट हुई, कब कौन से भगवान की पूजा स्टार्ट हुई। जैसे कि वैदिक काल में
हमारे जो त्रिदेवी हैं उनको नहीं पूजा गया, लेकिन आगे जाके आज के टाइम पे तक कौन है उनसे बड़ा? कोई नहीं। क्या बदलाव आया दिख रहा है आप? जिनका सबसे कम नाम था, यहाँ तक कि वैदिक पीरियड में जब पढ़ाया जाता है तो उनके नाम भी नहीं लिए जाते। आज के टाइम पे सबसे आगे वही भगवानों को देखा जाता है, हमारे विष्णु जी, हमारे महादेव, शंकर जी, ठीक है। उस टाइम पे इन लोगों के नाम नहीं थे। उस टाइम पे क्या, अग्नि भगवान, इंद्रदेव, ठीक है। तो ये चेंजेस आए। मंदिरों के निर्माण कब से चालू हुए? ये चेंज शुरू से नहीं हमें हड़प्पा में देखने को नहीं मिले। हड़प्पा में कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिला यहाँ, जबकि मेसोपोटामिया जिगुड़ देखने को मिले हैं, जो कि वहाँ का धार्मिक स्थल है, लेकिन हमें हड़प्पा में देखने को नहीं मिलता है। फिर आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति स्टार्ट हुई, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, जो भी हमारे फिजिकल सुख हैं, ये हमारे धन समृद्धि, इनके लिए पूजा प्रार्थना स्टार्ट की। भगवान 1 करोड़ रुपए, भगवान एक रोलेक्स की घड़ी, भगवान एक मर्सिडीज़, भगवान एक प्यारा सा घर, भगवान मंत्री बना दो, इन चीज़ों के लिए स्टार्ट हो गई। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये हर चीज़ एविडेंसेस के आधार पर पता चलती है। अच्छा, यहाँ पे एगैलिटेरियन एंड क्लास बेस्ड सोसाइटी, यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर में पहली हेडिंग है वो क्या है, एगैलिटेरियन एंड क्लास बेस्ड सोसाइटी। मतलब कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। एगैलिटेरियन और क्लास बेस्ड सोसाइटी का सीधा सीधा मतलब हम बताएं कि यहाँ पे लोगों में समानताएं थी। मैंने आपको अभी तक बताया कि सोसाइटी में, समाज में कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं थी, वर्ण के आधार पे नहीं बांटा गया, भेदभाव नहीं किया गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कोई अस्पृश्यता या जातीय भेदभाव नहीं था। साथ ही साथ क्लास का हम डिवीज़न देखें तो यहाँ पे स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, वॉरियर्स योद्धा, ट्रेडर्स व्यापारी, और हमारे वर्कर्स श्रमिक, ये हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे रूलिंग क्लास, मर्चेंट क्लास और लेबर क्लास भी हमें देखने को मिलती है। हाँ, अब आप कहोगे भैया पिछले तो हमने कहा राजा होता नहीं था, तो मैंने कब कहा राजा है, रूलिंग क्लास है। अब अलग अलग मत हैं, कोई कहता है कि प्रीस्टली क्लास ने रूल किया, कोई कहता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, तो कोई कहता है सेंट्रल रूल था। सबके अलग अलग मत थे रूलिंग क्लास के बारे में। राजा नहीं था, अमीर मर्चेंट थे, पुअर लेबर्स थे। अब यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन, मतलब कि अलग अलग नस्लीय संरचना भी हमें देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, अलग अलग जाति नस्ल के लोग यहाँ पे थे। मतलब कि प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरेनियन, मोंगोलॉइड एंड एल्पाइन रेसेस, ये है, ठीक है, बहुनस्लीय थी समाज, इसमें विभिन्न जातियाँ समूह शामिल थे। जेंडर एंड फैमिली, अब आज के टाइम पे हम बहुत वक्त से देखते आ रहा है कि लगभग वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के आसपास से पैट्रियार्चल सोसाइटी है, क्योंकि जो लेटर वैदिक पीरियड, वहाँ पे जो हमारी स्त्रियों की जो स्टेटस है उसमें डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। इन लोगों का जो स्टेटस है उसमें थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, स्थिति थी, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या डिक्लाइन हुआ था। लेकिन इतना याद रखना कि ऋग वैदिक काल से, वो लेटर वैदिक पीरियड से इन लोगों की स्थिति में, उत्तर वैदिक काल से इन लोगों के महिलाओं की स्थिति में कमी होना स्टार्ट हो गई थी, डिक्लाइन हो गया था। लेकिन इस टाइम पे क्या था, एगैलिटेरियन सोसाइटी, सब में समान भावनाओं थी। साथ ही साथ हमें बहुत सी ऐसी स्क्रिप्चर्स मिले हैं कि जो कि फीमेल टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, कि महिलाओं की ज़्यादा हमें मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। तो इससे भी यह अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे जो सोसाइटी क्या है, यहाँ पे मैट्रियार्चल सोसाइटी, मात्र सत्तात्मक सोसाइटी, ये समाज है, ऐसा इन्होंने ज़्यादा माना है। साथ ही साथ यहाँ पे चाइल्ड मैरिज और पर्दा प्रथा की भी कुछ नहीं देखा गया। तो ऐसा भी है, तो भी यहाँ पे देखा गया कि हाँ भैया महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि उनकी बाल विवाह भी नहीं करवा रहा है, पर्दा प्रथा भी नहीं है। साथ ही साथ इन महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। तो हाँ, महिलाओं की जो पोजीशन है वो
अच्छी है, आज के टाइम से भी अच्छी थी। अर्बन लाइफ स्टाइल, शहरी जीवन शैली। अब शहरी जीवन शैली से क्या मतलब है इनका? बड़े बड़े घर, अच्छे 2-2 मंजिल के घर थे, ग्रेट बाथ नहाने के लिए, उसमें जाने के लिए सीढ़ी। आपको भाई स्विमिंग करनी है ग्रेट बाथ में, अंदर जाने के लिए यहाँ पे दो नॉर्थ और साउथ से सीढ़ियाँ, अगल बगल कमरे, कमरों से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि या तो ये चेंजिंग रूम है या फिर कोई नहा के निकल के धार्मिक कार्य अपन पूजा पाठ करते हैं, जैसे माना गया है कि नहा के निकलेंगे ये अपने पूजा पाठ वगैरह करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ चिकना फर्श था इसका, अंदर मोटर बिटुमेन अलग अलग प्रकार की चीज़ों से इसको चिकना फर्श बनाया गया कि पानी बाहर ना निकल जाए। और साथ साथ ग्रेट जो हमारा ग्रेट बाथ था उसमें से एक पाइप ड्रेन सिस्टम से जुड़ा होता था कि पूरा पानी बाहर बहना है। हर चीज़ की व्यवस्थाएं तो थी, अर्बन लाइफ स्टाइल तो थी ये। ग्रिड पैटर्न में सिटीज़ बनी थी, 10 मीटर लंबी चौड़ी, याद रखिएगा रोडों की चौड़ाई थी 10 मीटर। नॉर्थ टू साउथ मेन रोड, ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रीट्स। घरों की खिड़कियाँ मोहनजोदड़ो में देखी गई हैं, वो भी अंदर की ओर खुलती थी और मेन रोड की तरफ नहीं खुलती थी, स्ट्रीट्स की ओर खुलती थी, बनी होती थी स्ट्रीट्स की ओर, खुलती अंदर की ओर थी, ऐसे नहीं कि खुला बाहर, बाहर से घोड़ा घले, ठीक है। हाँ, इससे याद है घोड़ों के भी बहुत कम साक्ष्य, ना के बराबर। अगर मोहनजोदड़ो में कभी क्वेश्चन आ जाए ना एमसीक्यू में कि क्या यहाँ पे घोड़ों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल नहीं मिले, बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि यहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया है लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। अब मैंने बताया कि 2-2 मंजिले घर थे, अच्छी तरीके से बने हुए थे। यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज्ड हाउस थे, सुनियोजित नगर में रहते थे, मध्यवर्गीय प्रमुख था, मध्य मिडिल क्लास का डोमिनेंस था, मर्चेंट क्लास वगैरह हो गई, ये लोग अपनी चलाते थे। सेपरेट रेजिडेंटल एरिया फॉर रिच और लेबर्स, हर चीज़ पड़ी है। टाउन प्लानिंग में 2 भागों में बटा था, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट में अपर क्लास, ईस्ट में लोअर क्लास थी आपकी। वेस्ट में रूलिंग पार्टी रहती थी, ईस्ट में आपकी कॉमन पीपल रहते थे। यहाँ पे हैं रिच और पुअर, लेबर के लिए अगर अपर क्लास कौन हो गई, रिच, लेबर क्लास होगा कॉमन पीपल, ईस्ट में होगा। हर चीज़ पड़ी है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमें अगर घर मर्चेंट के रेसिडेंस मिलते हैं जिसमें 13 कमरे, एक घर मिलता है लोथल से जिसमें 13 कमरे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन रखा मिल सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको 13 रूम का घर मिला है, ऐसा कौन सी जगह, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से आपको एक घर मिला है जिसमें 13 कमरे थे। लोथल अभी तक नहीं आया लेकिन अब आ सकता है, अभी तक 2013 से अभी तक बिल्कुल नहीं आया है। क्या इनका पहनावा था, वस्त्र, आभूषण। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी हमें टेराकोटा फिगर स्कल्पचर्स मिले हैं, चाहे वो स्त्री के हों चाहे पुरुष के हों, उससे हमें ऑर्नामेंट्स, आभूषण के साक्ष्य दोनों से मिलते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये कॉटन, सिल्क और वूल, मोहनजोदाड़ो से हमें कॉटन के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा है, देखिए एविडेंस ऑफ वूवन क्लॉथ एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में बुने हुए वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। कॉटन, मेसोपोटामिया में मेंशन है एक वर्ड मेलुहा। मेलू यहाँ से ये माना गया है कि मेलुहा शब्द हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा हुआ करता था। सिल्क, वूल, ये भी अपन दोनों पढ़े। अब कॉस्मेटिक्स, चन्होदारो, ये याद रखना, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स का यूज़ होता था, लिपस्टिक, परफ्यूम, काजल, कोलिरियम होता है काजल। अब ये साक्ष्य कहाँ से मिला, तो यहाँ पे बगल में आप लिख लीजिएगा, चन्होदारो। अब यदि हम बात करें इनकी एजुकेशन और स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती। यहाँ आपको मैं ये चीज़ बार बार बता चुका हूँ, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ बेट्स और मेजरमेंट में आपको मैं बता चुका हूँ। वेल एजुकेटेड सोसाइटी थी, अभी तो बेट्स वगैरह मतलब नाप तोल की एक इकाई भी इनकी थी कि नापना कैसे है, ये आता था। इनके वेट्स थे अलग, वजन मिले हैं अपन को, ठीक है। कल्चरल रीजन देखें कि ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे। फर्टिलिटी कल्ट, मातृ देवी की पूजा करते थे। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसी साक्ष्य में मिली हैं मदर गॉडेस की। ये हो गया इनका कल्चर और रिलीजियन।
साथ ही साथ प्रकृति की पूजा ये कर सकते हैं। अब देखिए अक्सर क्या होता है, जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो थोड़ा भगवान से विश्वास उनका थोड़ा अलग हो जाता है। क्या रीज़न है? क्योंकि पुराने ही टाइम से ये देखा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त से व्यक्ति उस चीज़ की पूजा कर रहा है जिस चीज़ का उसे डर है। जल की पूजा, बाढ़ आ जाएगी, आंधी तूफान की डर से वायु देवता की पूजा, अग्नि के डर से अग्नि की पूजा, डर से ही हर काम हो रहा है। इसलिए बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने थोड़े विश्वास करना कम कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिचुअल बाथिंग, आपको पता है क्या खाते थे? यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें खाई जाती थी। एंटरटेनमेंट क्या था? मनोरंजन क्या था? डाइस खेलते थे, पासा, चेस खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, म्यूज़िक, डांस, ड्रम, वीणा, साथ ही साथ हंटिंग, फिशिंग करते थे। एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में ये लोग लड़ाई करते थे, जानवर के बीच में लड़ाई करवा दी, बर्ड्स के बीच में। पीसफुल सोसाइटी थी, शांतिपूर्ण थी। वेपन्स के साथ बहुत कम मिलते हैं अब, लेकिन थोड़ी बहुत तो ज़रूरत पड़ती है, अब अपनी सुरक्षा देखनी है। अब मैंने आपको बताया था इन्होंने फोर्टिफिकेशन करवाया हुआ है, अपने टाउन प्लानिंग में पढ़ाया था फोर्टिफिकेशन। क्यों करवाया है? क्योंकि ये दूसरों पे आक्रमण करने की बजाय खुद की सिक्योरिटी देखते थे। भैया सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस किया है। हर चीज़ लिखी है, आसानी से आप पढ़ लोगे। हड़प्पन सोसाइटी क्या थी? एक यूटिलिटेरियन सोसाइटी थी। मैंने आपको बता दिया, उपयोग मतलब कि ये उपयोगिता पे ज़्यादा फोकस करती थी। नीड और यूटिलिटी जो थी उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है प्रिटिशियंस की जगह। मतलब सीधी बात है, दिखावा की जगह उस चीज़ को फोकस करते हैं जिसकी ज़रूरत हो। ये नहीं कि दिखावे के लिए कुछ करें अपन, नहीं। ज़रूरत है घर बनवाओ, दिखावा नहीं। पता चला आपने कांच आँच सब हर चीज़ बढ़िया विशाल घर, हाँ अच्छा लग रहा, बगल वाले से भैया अच्छा लग रहा घर, नहीं। यूटिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया, उपयोगिता पे। ये आपको देखो लिपस्टिक, परफ्यूम, ये कोलिरियम काजल कुछ साइड से मिले हैं। क्वेश्चन आए लिपस्टिक परफ्यूम कोलिरियम कहाँ से मिला है? चिन्हदारो लगा देना। अब अपन ने पूरा पढ़ा तो यहाँ पे देखो वेट्स और मेजरमेंट्स मिले हैं, मतलब कि साइंस टैंक का इन्हें ज्ञान था। और ये पूरी अर्बन प्लानिंग है, एक यूनिफॉर्मिटी में टाउन बनी है, तो ये क्या हो गई? वेल एजुकेटेड सोसाइटी हो गई। पीस लविंग, शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी। फोर्टिफिकेशन करवाया है क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी की परवाह थी कि बाहर से कोई आक्रमण ना करे। उसकी बजाय ये क्या कर सकते थे? वेपन्स बना के दूसरों पे आक्रमण कर सकते थे। लेकिन इन्हें क्या किया? अपना ही फोर्टिफिकेशन करवाया और सिक्योरिटी पे ध्यान दिया। तो यहाँ से क्या हमें अंदाज़ा लगता है कि ये क्या थे? पीस लविंग थे। अब आज के टाइम पे हमसे लड़ाई हो गई, हमें बोल रहा था, पता चला खत्म, पहुंचा हंसते मुस्कुराते हुए, ये पिस्टल निकली, हमें बोल रहे थे, खत्म। तो जब के टाइम पे ये नहीं था, हमें नहीं बोल रहे थे, हमें अपना देखना, हमें देखना है लोक कल्याण। आज के टाइम पे किसी से कोई ईगो नहीं था, वहाँ पे कल्याण की भावना थी, है ना? कल्याण, वेलफेयर पे, पब्लिक वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। वहाँ पे इस पर फोकस नहीं है कि तुमने मेरा ईगो हर्ट कैसे किया कि अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आज के टाइम पे तो 5 रुपये के चक्कर में। जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी, देखो शिक्षित, शांतिप्रिय, महिलाओं की सम्मान देने वाला। आपको मैंने सीधी सीधी बताया कि जेंडर सेंसिटिव मतलब कि महिलाओं चाहे पुरुष सबको एक समान माना गया है। मैट्रियार्चल सोसाइटी बताई मैंने आपको, मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी। जितनी भी जो मूर्तियाँ मिली हैं ज़्यादातर महिलाओं की मिली हैं, तो हाँ मातृसत्तात्मक थी, दोनों को समानता दी गई, कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं थी, पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ मॉडर्न सोशल इविल, कास्टिज्म और चाइल्ड मैरिज, मतलब कि आज के टाइम में जो जातिवाद चलता है, बाल विवाह, ये बहुत सी चीज़ें हमें देखी गई ना, बहुत समय चली हैं ये। और जातिवाद तो देखो अब चलता है, सो आज भी चलता है, ठीक है, चलता ही है। और वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे बंद करवा पा रहा कोई। लेकिन चाइल्ड मैरिज बहुत सी जगह बंद होगी लगभग, हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी हैं। उन जगहों के नाम भी आप जानते हैं, है। तो हम अच्छे कि वो अच्छे? ये आपको देखो हर चीज़ के बाद मैंने अब हड़प्पन सोसाइटी का ये आपको एक
बना के रखा है, लेकिन ये ब्लर है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। अब ये क्या है, इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? उस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ थी क्या? लोग पैसा कमाते थे क्या? उस टाइम पे और आज के टाइम में क्या फ़र्क है? उस टाइम की इकोनॉमिक लाइफ, आज के टाइम की इकोनॉमिक लाइफ में बहुत सा फ़र्क है। बहुत सा फ़र्क ये है कि आज के टाइम पे आप जिन चीज़ों को अपना सोर्स बनाए हुए हो, प्रोफेशन, डॉक्टर और अलग अलग प्रकार की चीज़ें, और वहाँ पे जो थी एग्रीकल्चर प्रमुख था और ट्रेड। अभी हम हड़प्पन सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों को इकोनॉमिक लाइफ पे फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर पे और ट्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होती थी और व्यापार बहुत होता था। अब इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाइए कि अर्बन सिटीज़ थी भैया, बड़े बड़े। आज के टाइम पे मुंबई हैं, वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ बढ़िया है यहाँ पे हमारे दूसरे गांव से। क्यों बढ़िया है? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ है अच्छी, वहाँ पे लोग कमा रहे हैं। वैसे ही इस टाइम पे अर्बन लाइफ थी, अर्बन प्लानिंग थी, तो यहाँ का मतलब ये क्या है कि इकोनॉमिक लाइफ, अर्बन लाइफ है इकोनॉमिक लाइफ। एग्रीकल्चर इनका प्रमुख था, एग्रीकल्चर से भी प्रमुख उनका ट्रेड था। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले एग्रीकल्चर टॉपिक डाला है लेकिन फिर भी याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से भी प्रमुख क्या है इनका? ट्रेड। क्यों है? बहुत सी साइट्स, स्थल हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऐसी जगहों पे हैं जहाँ आप खेती किसानी नहीं कर सकते क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं इसलिए। ठीक है। हड़प्पन एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड ड्यू टू लोकेशन अलॉन्ग रिवर्स बैंक्स। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़्यादातर स्थल कहाँ पे थे? सिंधु नदी के किनारे। उसके अलावा भी बहुत से स्थल थे जो अन्य अलग नदियों के किनारे हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, खेती किसानी अच्छी मात्रा में थी, सरप्लस में होती थी, ज़्यादा होती थी। इसी के साथ साथ ग्रीनरी के साक्ष्य मिले हैं भैया आपको। ग्रीनरी देखो, एग्रीकल्चर सरप्लस जो होता था, एग्रीकल्चर ज़्यादा मात्रा में, कृषि अधिशेष, कृषि ज़्यादा मात्रा में होती थी, ग्रीनरीज में रखते थे, जिसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। टूल्स क्या थे? टूल्स एंड इरिगेशन, उपकरण और सिंचाई। अब यहाँ पे ये देखिए क्या यूज़ करते थे? स्टोन, कॉपर, ब्रोंज। स्टोन, कॉपर, ब्रोंज, आयरन का देखो कोई यूज़ नहीं था। मैं आप सब बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे अभी शायद 2000 नहीं वैदिक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन में दिया था कि कब आयरन टूल यूज़ होता था और कब नहीं होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन टूल्स यूज़ नहीं होते थे, यहाँ पे स्टोन के बने होते थे, कॉपर के बने होते थे, ब्रोंज टूल्स होते थे। और ब्रोंज के ज़्यादातर पाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बनाबली में क्या मिला है? वुडन प्लग, लकड़ी का क्या मिला है? हल, लकड़ी का हल। साथ ही साथ कालीबंगा से हमें क्या मिला है? प्लग्ड फील्ड, जुते हुए खेत के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ये आप पेपर में आ गया और आप गलत कराए तो भैया फिर रहने दो, चाहे नेट हो, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी जोतने की तकनीक मौजूद थी। हाँ, मिट्टी जब तक जोतेंगे नहीं, जब तक वहाँ पे भैया आप बीज कैसे बोगे? मिट्टी जोतने की तकनीक थी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था? आज थोड़ा चश्मा नहीं लगाया तो आँखें दर्द रही। हमें वेल्स, कुएँ मिले हैं मोहनजोदारो से। आर्टिफिशियल इरिगेशन, मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिस सेशन लगवाया था जिसमें मैंने आपको यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन लगवाए थे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस थे 20 एमसीक्यू। उसमें एक जगह क्वेश्चन था यूपीएससी वाले क्वेश्चन में, कहाँ से डैम्स वगैरह के साक्ष्य मिलते हैं? धौलावीरा, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे लेकिन नहरों का कोई भी इस्तेमाल नहीं मिलता, कैनल्स का कुछ भी यूज़ नहीं देखा गया। हड़प्पन पीपुल वुडन प्लग्स का यूज़ करते हैं। अभी आपने पीछे ही पढ़ा है, देखिए यहाँ पे वुडन प्लग्स कहाँ से मिला है? बनावली से। जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, वुडन प्लग्स हो गया। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग्स, बनावली, कालीबंगा। वुडन, लकड़ी का बना हुआ हल मिला है बनावली से। और यदि टेराकोटा पूछे, मतलब पकी हुई मिट्टी का, वो है बनावली और कालीबंगा दोनों।
साथ ही साथ जुते हुए खेत के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पन का अब देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, अभी आपने हड़प्पा में देखा था कि फूड में क्या था, वेज और नॉन वेज दोनों था। अब यहाँ पे पूरा अपन देखते हैं क्या था वेज और नॉन वेज में। हड़प्पन सोसाइटी जो थी नॉन वेज भी थी खाती थी और वेज भी खाती थी। अब ये करते क्या थे, जो गुजरात वाला क्षेत्र था, गुजरात के किनारे का जो क्षेत्र है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ा करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो, दे एक्सप्लॉइटेड रिवराइन एंड मैराइन रिसोर्सेज वेयर एज पॉसिबल, जहाँ पे पॉसिबल हो। तो गुजरात में आपने देखा लोथल वगैरह था, पोर्ट्स थे, यहाँ पे किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पे ये लोग फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, तो वहाँ करते थे। साथ ही साथ ये देखिए फिश ईटिंग वॉज कॉमन, कहाँ पे है, गुजरात की कोस्टल एरिया में। अभी जस्ट बताते जा रहा मैं गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ पे खाते क्या थे, शेलफिश, उसको आप मॉलस्कस कहते हैं, ये चीज़ें का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ मिल्क और दही, मिल्क एंड कर्ड, दूध और दही हमें देखा गया है ऐसे खाते हुए। क्रॉप्स ग्रोन, क्या क्या यहाँ पे उगता था। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि क्वेश्चन आता है कई बार कि किस जगह पे क्या उगता है। आज के प्रेजेंट के स्टेटस में करंट अफेयर से कि किस जगह का क्या स्थान है किस चीज़ में, दाल में किस शहर का, किस जिले का स्थान है, किस स्टेट का स्थान है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये हड़प्पा से रिलेटेड है, ये मीन्स में काम आएगा ये आपके। करते क्या थी, नवंबर में अपना बोते थे और अप्रैल में अपना काट लेते थे। ठीक है, नवंबर में इनने अपने जो इनके बीजीज हैं इनने बोए, अप्रैल तक इनकी राबी सीज़न में इनकी क्या है बढ़िया हो गई खेती किसानी, इनकी पूरी पक गई, इनने अपने काटे, अब गए घर, अब बढ़िया पकेगा, अभी बना, अब पके, अब खाएंगे उसको, पकाएंगे, सब्जी बनाएंगे। तो क्रॉप्स में था क्या क्या, क्या आलू था कि मटर थी, मटर, हाँ थी, मटर का, मटर देखा गया, देखो ये पीस, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीसम, ग्राम, पीस, वाटरमेलन, डेट्स, तरबूज। गर्मी है आज के टाइम पे, तरबूज लोगों के घर आने लगे, वही तरबूज ये लोग भी खाया करते थे। खजूर, खजूर खाया करते थे। आज के टाइम पे प्रोटीन के लिए आप यूज़ करते हैं, जिम वाले लड़के जो दूध में केला, खजूर, ये लोग खजूर खाया करते थे। सीसम, मस्टर्ड, बार्ले, गेहूँ, वीट, सब कुछ खाता है, गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, चना, मटर, तरबूज, खजूर। साथ ही साथ राइस के एविडेंस मिले हैं गुजरात से, राइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रागी, मतलब जिसको फिंगर मिलेट्स कहते हैं, वो कर्नाटका और साउथ इंडिया से मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्या कहाँ से मिला है। ओल्डेस्ट कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़, अच्छा एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है लहूर देव, पहले मेहरगढ़ को माना गया था कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले, अब लहूर देव में लहूर देव है, लेकिन फिर भी हो सकता है यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ना माना हो आंसर, तो इसलिए मेहरगढ़ ही लगाना। लेकिन ऑप्शन में अगर लहूर देव आ जाए, उत्तर प्रदेश का लहूर देव, तो आंख बंद करके ऑप्शन लहूर देव लगाना, मेहरगढ़ से पहले वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ये हमारा हो गया। स्टोरेज एंड ग्रीनरीज के साक्ष्य मिले हड़प्पा, मोहनजारो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा मात्रा में होती थी खेती किसानी। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी, वीट, बार्ले, एविडेंस ऑफ, पूरा आपका ये हो गया, सब पढ़ गए आप ये। कॉटन प्रोडक्शन का एविडेंस मिलता है हमें। ग्रीक क्या कहते थे इसको शिंडॉन कहते थे, शिंडन। ठीक है, कॉटन को क्या कहते थे, शिंडॉन। ग्रीक लोग कॉटन को शिंडॉन कहते थे, वहीं से हो सकता है ये लोग सिंधु घाटी सब सिंधु कहने लगे हों। 3 प्रकार के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, 2 प्रकार के बार्ले के साक्ष्य मिलते हैं, दाल और शुगर केन, दाल और गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो में जो डैम बना है वो सबसे बड़ा डैम है। अब ये कुछ MCQ हैं। फर्स्ट, कॉटन का फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से, बाद में हड़प्पा से मिला है। अब मेहरगढ़ थोड़ा और पुरानी साइट है, 7000 पहले, ये स्टोन एज के टाइम की वक्त की बात है। प्लग्ड फील्ड के एविडेंस कहाँ मिला है, कालीबंगा से। डबल क्रॉपिंग, मतलब कि दो फसल एक साथ, अफगानिस्तान से, बाद में हड़प्पा। ग्रीनरी साइट्स हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सासम, कालीबंगा। राइस कल्टिवेशन लोथल, रंगपुर, गुजरात। राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, गुजरात। गुजरात में भी कहाँ से होता है, लोथल एंड रंगपुर। ये मैप हो गया पूरा आपका माइंड मैप।
ठीक है, अब जितना आपको ये मैंने पढ़ाया है उतना आप देख के आइएगा। अब अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, और कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ है कि सही तरीके से नहीं समझाया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।